जिसको मोदी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो मोदी कहते हैं तो कांग्रेस को गाली नहीं देते हैं, हमको गाली देते हैं। जिन संस्थानों को हम लोगों ने सींचा है, जिन संस्थानों को देश के मजदूरों ने काम करके खड़ा किया है, उन मजदूरों गाली दे रहे हैं, उन किसानों गाली दे रहे हैं जो किसान देश को अनाज दिया, इस जमीन सींच करके दिया, मेहनत करके दिया, गर्मी में मेहनत करके दिया, उनका गाली नहीं। देश में कुछ नहीं हुआ। मोदी ने मजदूरों को उठल्ला बना दिया। वो कहते हैं कि हमारे देश हमारा परिवार है। मोदी का कोई परिवार नहीं है। नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बघड़ा गांव में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी के पहचान के मोहताज नहीं है और ये चर्चित चेहरों में से हैं और देवरिया जिले के ऐसी हस्ती हैं कि जहां गरीब मजदूर की समस्याएं आई हैं उस जगह पे अगर दिखा है तो सबसे पहला चेहरा इनका दिखा है, इनका हस्तक्षेप रहा है और समय समय पर आम आवाम के लिए अलग अलग संगठनों में इन्होंने अपना भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के सुनिश्चित किया कराया है। और सुनते हैं इन्हीं के जुबानी सारी कहानी, इन्होंने क्या किया, क्या कहां कहां इनका संघर्ष रहा, किस रूप में रहा। सर, अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम शिवाजी राय है और मैं इस समय किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का अध्यक्ष हूं और ICTU इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का वाइस चेयरमैन हूं और SKM का हिस्सा हम हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन को हम भरपूर समर्थन कर रहे हैं। और मैं 1998 से किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूं। मजदूरों किसानों की लड़ाई लगातार अपने संगठन के माध्यम से हम लड़ते रहे हैं। कभी कभी समय समय पर हमने पार्टियां भी ज्वाइन की। मैं कांग्रेस में भी कुछ समय रहा हूं और कुछ समय मैं राष्ट्रीय लोकदल का पूर्वांचल का अध्यक्ष था और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी मैं रहा हूं। और देवरिया विधानसभा क्षेत्र से 2002-2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा हूं और रामपुर खन्ना विधानसभा से 2012 और 2017 का चुनाव लड़ा हूं। 2022 का चुनाव हम लोग निश्चित रूप से देश में जो फासीवादी ताकत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ हम लोग खड़े थे और इसलिए हम लोगों ने गठबंधन को समर्थन किया था। आज इंडिया गठबंधन को हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आप अगर जो जानना चाहते हैं तो देवरिया जिस गोरिया घाट पुल से हमारे साथी पार करके आए हैं, अभी जो बघड़ा के बगल में ही है, उस आंदोलन हम लोगों ने 1 साल 10 महीने चलवाया, जिसकी वजह से वो 1998 से लेकर के और 1999 तक आंदोलन चला। 6 सितंबर 2001 को उस पुल का उद्घाटन यहाँ की जनता द्वारा किया गया। लंबे अरसे से वो पुल प्रस्तावित था, बन नहीं पा रहा था, वहाँ शिलान्यास भी हुआ था लेकिन पुल नहीं बना, तो लगातार आंदोलन चला और पुल बना। देवरिया का जो ओवरब्रिज पूर्वी ढाले पर है, 4 साल आंदोलन चलवाया उसके लिए और वह पुल ओवरब्रिज बना जो मोहन सिंह के नाम से वह पुल दर्ज आज की तारीख में है। और उसके बाद देवरिया कचहरी में 2004 में 9 अगस्त को किसानों मजदूरों के आवाज को लेकर के हम लड़ाई लड़े, जिसमें बड़ी लाठियां चार्ज हुई थी और वो बहुत घायल हुए थे, चोट लगी थी। 570 करोड़ रुपया किसानों का बकाया भुगतान करवाया गया था। हाईकोर्ट में मुकदमा भी गया था लाठीचार्ज के खिलाफ और निश्चित रूप से उसमें प्रदेश के गृह सचिव तलब हुए थे, प्रदेश की सरकार तलब हुई थी। बड़हरा में जो अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, 2006 में लाठियां चली थी, तब GC राम उस समय SDM थे, श्री कृष्ण बौद्ध हम नहीं, हमला हमारे बीच में, पुलिस उनको उठा ले गई थी। अम्बेडकर की मूर्ति को कोतवाली में बंद कर दिया गया था। हमारे जाने के बाद हमें कोतवाली में बंद कर दिया गया, लाठियां चली और अम्बेडकर की मूर्ति समेत श्री कृष्ण बौद्ध को बाहर किया गया। कुशीनगर में जो मैत्री परियोजना का जो आंदोलन चल रहा था 2004 से लेकर के और लगातार चला, परियोजना खत्म होने तक आंदोलन चलाया, हमारे बहुत सारे साथी उसमें शामिल थे। इस तरह से देश में किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा 24 में तैयार रहते हैं। वैचारिक रूप से स्पष्ट कहूं, हम वाम विचारधारा के लोग हैं, हम निश्चित रूप से मार्क्सवादी हैं, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है। और ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में अगर कहीं आंदोलन होता है तो मार्क्स के विचार उसमें समाहित है, शामिल है। बिना मार्क्स के विचार के कोई आंदोलन बेमानी है। मार्क्स के विचार से जो आंदोलन चलते हैं वो गरीबों, दलितों, किसानों, मजदूरों के आंदोलन होते हैं। और साढ़े 12 महीना दिल्ली को घेर कर जो किसान बैठे थे, हम लोग SKM के हिस्सा थे। ये SKM ही नहीं,
AIKSCC का गठन हम लोगों ने किया था। हमारे बीच में आज अतुल अंजान जी नहीं है, हम लोगों के नेता रहे हैं, और निश्चित रूप से AIKSCC से लेकर SKM के गठन तक उनकी बड़ी भूमिका रही है। जो AI के अखिल भारतीय किसान सभा के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के। मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी में तो नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से हम वैचारिक स्तर से हम मार्क्सवादी हैं और कम्युनिस्ट हैं। आज भी हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, इस विचार से कर रहे हैं कि देश में एक आसन खतरा है। वह खतरा देश के संविधान पर है, देश के निश्चित रूप से लोकतंत्र पर है, देश के गरीबों पर वो खतरा है। और देश में पूंजीपति वर्ग 2014 में कंपनी राज की स्थापना करने की कोशिश किया है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है, और उसके खिलाफ हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आज की तारीख में कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को, जो मोदी सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, इस फासिस्ट सरकार को ये उखाड़ फेंकेगा। और इस समय देश के जनता के अंदर वेव है, वो वेव जो है पता नहीं चलेगा। जिस तरह से तमाम सरकारों को जनता ने गिराने का, ढहाने का काम किया है, जब भी सरकारें तानाशाह हुई हैं, जब भी सरकारें किसानों के खिलाफ हुई हैं, जब भी सरकारें मजदूरों के खिलाफ हुई हैं, इसकी देश की जनता खड़ी हुई है। आज इस देश की जनता खड़ी है। निश्चित रूप से कहूंगा कि तीसरे चरण के चुनाव आते आते देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके अंदर बौखलाहट है। अब देखिए, उन्होंने भी घोषणा पत्र अपना जारी किया था, और इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र मिला जुला है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, पिछली बार 2019 में जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कहा था, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का घोषणा पत्र है। इस बार जब घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, इस बार मैंने 2024 और 2024 का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस का, तो देश के प्रधानमंत्री इतनी तुच्छ बात करते हैं, इतनी घटिया किस्म की बात करते हैं। पूरे घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो कहीं भी मुस्लिम शब्द उसमें नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। मैं मुस्लिम लीग के बारे में बताना चाहता हूं। मुस्लिम लीग 1905 में बना था, और 1905 के बाद जब RSS 1925 में बनी थी, और हिंदू महासभा 1920 में बनी थी। आप देखिए उनके संबंध मुस्लिम लीग से कितने अच्छे हैं, कितने गहरे संबंध रहे हैं। निश्चित रूप से मुस्लिम लीग जब सरकार बनाती है, बंगाल में बनाती है, सिंध में बनाती है, और एक राज्य में और बनाती है, और 1937 में चुनाव होता है। उससे पहले चुनाव हो रहा था, वो काउंसिल का चुनाव था। इसको समझना चाहिए, वो आम चुनाव नहीं था, वो जनता का चुनाव नहीं था, आम जनता को ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो काउंसिल का चुनाव हुआ करता था, जिसके तहत तो सरकार, एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक मौका दिया था। उसमें मुस्लिम लीग के साथ RSS हिंदू महासभा के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी, और बंगाल में सरकार बनाई थी। उस बंगाल में सरकार में जो मंत्री थे, जो राशन मंत्री थे और वित्त मंत्री थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना किया है। वो हिंदू महासभा के थे, बड़े नेता थे। और मैं अपनी भी बात नहीं कह रहा हूं, ये अमर सेन की रिपोर्ट है, उनकी किताब है, पढ़ना चाहिए उसको, गरीबी और अकाल। जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ता है, वो बहुत बड़ा अकाल है, और दुनिया का एक ऐतिहासिक अकाल है, जिसमें 50 लाख लोग मरते हैं। वो इतनी विभीषिका थी कि उस विभीषिका में अनाज को इकट्ठा कर लिया, चावल को, बंगाल में चावल होता है, आम आदमी जो चावल खाता है, और वो चावल जो है गोदामों में भर दिया गया और वहां से बाहर भेज दिया गया, वहां लोकल आदमी को रिलीज नहीं किया गया। अमर सेन लिखते हैं इस बात को कि 1943 में चावल 5 रुपया कुंटल से लेकर के 100 रुपया कुंटल बिका। ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। और इसकी जिम्मेदार वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो हिंदू महासभा के थे और मुस्लिम लीग से मिलकर सरकार बनाए थे। एक कलंक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर है, एक कलंक हिंदू महासभा के ऊपर है, और एक कलंक RSS के ऊपर है, और एक कलंक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और एक कलंक जनसंघ के ऊपर है। उस कलंकित आदमी को ला करके और देश की में भारतीय जनसंघ की स्थापना कराई गई थी, जिनकी वजह से 50 लाख लोगों के मरने की जिम्मेदारी उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर जाता है। एक उन्होंने कलंकित काम किया, घृणित काम किया है। वे लोग कह रहे हैं आज की तारीख में कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग ने हमेशा आजादी की लड़ाई के दौरान RSS की मदद किया है, हमेशा हिंदू महासभा की मदद किया है, और मुस्लिम लीग की मदद RSS ने किया है और हिंदू महासभा ने किया है। ये दो शक्तियां इस देश को बांटने में लगी हुई थी।
ये दोनों शक्तियां, और कांग्रेस और तमाम जो है हमारे, जब हम चर्चा करते हैं तो भगत सिंह की पार्टी थी, जो HSRA थी, हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी, वो लड़ रही थी। इस देश में बहुत सारे संगठन लड़ रहे थे। इस देश में सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के अंदर से निकली थी, जो डॉक्टर लोहिया और उसमें जो है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण उस सोशलिस्ट पार्टी के हिस्सा थे, बड़े बड़े लोग थे, अशोक मेहता थे। इन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश की आज जो है देश के प्राइम मिनिस्टर, आज RSS और भारतीय जनता पार्टी इस देश के इतिहास को भुला देना चाहती है। जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, पाकिस्तान का के घोषणा पत्र है, पाकिस्तान से जो है मैसेज आ रहा है राहुल गांधी के पास, तो ये प्रधानमंत्री कहते तो मुझे हंसी आती है। मुस्लिम लीग ने 1940 में प्रस्ताव पास किया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन 1937 में सावरकर ने प्रस्ताव पास किया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। वो सावरकर के प्रस्ताव को ही 1940 में ये मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास करती है। ये दोनों के दोनों देश को तोड़ने वाले जो मुस्लिम लीग और जो है भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ कहा जाए या RSS कहा जाए, आज उस इतिहास को भुलाने के लिए कोई उसकी चर्चा न करे, वो धोखा कर रहे हैं और जनता को भुलाना चाहते हैं। 2014 के पहले के इतिहास को कोई न जाने, ये बात बताना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो लाहौर तक बस चलवाते हैं। ये काम मिलता है। मुशर्रफ को आगरे में बुलाते हैं, ताजमहल बुलाते हैं, वो ताजमहल देखने के लिए बुलाते हैं। आगरा में जो है मुशर्रफ रुकते हैं, समझौता करते हैं, और उसके बाद जो ही मुशर्रफ जाते हैं, अटैक होता है, कारगिल युद्ध उसके बाद होता है। आप देखिए वो घुसपैठिए जो आते हैं कारगिल के अंदर, गलेरिया जो है मैसेज देते हैं, उनकी आय भी काम नहीं करती है। इस देश की आय भी वो पाकिस्तान से घुसपैठिए घुस जाते हैं। कारगिल हिंदुस्तान के अंदर है, और हिंदुस्तान के अंदर युद्ध लड़ते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कारगिल जीत लिया, कारगिल भी जीता। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, ये RSS के लोग कर सकते हैं, ये BJP के लोग कर सकते हैं, ये हिंदू महासभा लोग कर सकते हैं। ये कांग्रेस नहीं कर सकती है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं कर सकती हैं, ये काम कभी नहीं कर सकती हैं। ये पार्टियां जो देशभक्त हैं, जो देश की आजादी की लड़ाई है, कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो या हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी हो, तमाम संगठन देश में काम कर रहे थे। किसानों मजदूर संगठन काम कर रहे थे। गांधी का वो जो चरखा संघ काम कर रहा था, ये सहजानंद सरस्वती का वो किसान आंदोलन, आजादी के पहले का जो अखिल भारतीय किसान सभा है, वो काम कर रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें राजीव संकितान जैसे लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में तिलक जैसे लोग लड़ रहे थे, गोखले जैसे लोग लड़ रहे थे। इस देश में जो है सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग लड़ रहे थे। इस देश में पटेल जैसे लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और ये लोग देश के अंदर खुफियागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। सावरकर जैसे आदमी 18 माफीनामा है। कौन लोग थे जो अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे? RSS के लोग। अच्छा। पेंशन लिया है सावरकर ने जासूसी करने के लिए। अच्छा। और उन्होंने 18 माफी मांगा है जब जेल में थे। 18 माफीनामा उनका है, और 2-4 माफीनामा तो मेरे पास किताब है, उसमें पड़ा हुआ है, हम आपको दे देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं कोई अपनी बात मौखिक नहीं कह रहा हूं, ये दस्तावेजी बात है। गांधी की हत्या इन लोगों ने कराई, तो गांधी की हत्या इन लोगों ने कराई। क्या आप ये कहना चाह रहे थे, अभी कुछ देर पहले जो बात हुई थी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे थे कि इधर मुस्लिम लीग और RSS एक ही साथ जो है मिलके काम कर रहे थे? बिल्कुल ठीक बात है। और लोगों के लिए ये अलग अलग प्रस्ताव पास कर रहे थे कि हिंदू एक साथ नहीं हो सकता, मुस्लिम एक साथ नहीं हो सकता। जनता को भड़काते हैं, जनता के लिए जनता को और ये जी जी। और अब देखिए, यानी चेहरा इनका दो तरह का आप बता रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कश्मीर में मोदी जी PDP से समझौता करते हैं जी, और PDP से समझौता अटल बिहारी वाजपेयी भी करते हैं जब BP सिंह की सरकार होती है। अब देखिए उस समय जाकर के BP सिंह की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चलवाते हैं, और उसी समय 1990 में कश्मीरी पंडित वहां से भागते हैं। ब्लेम किसके ऊपर लगाते हैं? कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। सरकार अटल बिहारी वाजपेयी चलाएंगे, जगमोहन वहां पर जाकर गवर्नर बनते हैं। बिल्कुल कैसे खेल खेला जाता है, और झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस की वजह से कश्मीरी पंडित भागा है, वहां स्थापित नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किया, BP सिंह के साथ सरकार चलाया, कश्मीरी पंडित भागे। फिर मोदी को देखिए, मोदी भी PDP भी मुफ्ती मोहम्मद की जो सरकार है, वो जो महबूबा की सरकार है, जो पार्टी है, उससे समझौता करते हैं। आप महबूबा मुफ्ती का घोषणा पत्र पढ़िए, PDP का। अफजल गुरु उनके घोषणा पत्र में शहीद माने जाते हैं। अच्छा। और उससे समझौता करते हैं, उस PDP समझौता करके सरकार चलाते हैं, बाद में सरकार गिराते हैं और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप देते हैं सरकार को। फिर वो 370 फिर ड्रामा शुरू होता है। ये समझिए इस बात को कि इनका उससे रिश्ता बनता है जो निश्चित रूप से
पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध हो रहता है, उनके घोषणा पत्र में रहते हैं, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं, अफजल गुरु को आतंकवादी कहते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमले का उसको कहते हैं, वो ग्रैंड मास्टर है, मास्टर माइंड है, और उसी की और उसको जो शहीद मानते हैं उसके साथ सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं। इनके उस दोहरे चेहरों को समझना चाहिए, और उस दोहरे चेहरे से कहना ये है कि कश्मीर में जो मुफ्ती मोहम्मद की पार्टी थी, जिसके नेतृत्व कर रहे थे जिस पार्टी के, तो उनके चुनावी एजेंडे में और उनकी जो विचारधारा है उसमें उस आतंकवादी को, जो अफजल गुरु है, उस आतंकवादी को शहीद माना जाता है, जिसको बीजेपी और आरएसएस आतंकवादी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और उसी लोगों के साथ, मुफ्ती मोहम्मद के साथ जो है ये सरकार चलाने के लिए गठबंधन करते हैं, सरकार चलाते हैं। अब आज बीच में सरकार गिराकर आसपास 7 साल करते हैं, फिर 370 का खेल खेलते हैं। ये खेल को इनको समझना होगा। और पाकिस्तान से को कांग्रेस से जोड़ते हैं। बताइए ना कि मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान गए थे? मोदी जी जाते हैं रूस और चले जाते हैं नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने पाकिस्तान। ये कौन सा रिश्ता है भाई? पुलवामा हमला होता है, ठीक 3 दिन बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पाकिस्तान से इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ जाता है, खरीदा जाता है। ये कौन सा रिश्ता है भाई? इस रिश्ते को देश की जनता को समझना होगा। पुलवामा हमले के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक 3 दिन बाद, ठीक तीसरे दिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा गया है। ये दस्तावेजी है, ये कोई मौखिक नहीं है। ये देश को समझना होगा कि देश को तोड़ने वाले लोग आज देश की सत्ता में बैठ करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जो देश की लड़ाई लड़ा है, आजादी की लड़ाई लड़ा है, जिन्होंने शहादत दी है, वो इंदिरा गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया, नेहरू ने दिया। नेहरू के बहनोई थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरठ कांड बहुत बड़ा कांड है आजादी की लड़ाई के दौरान, जिसमें 22 या 25 लोग जो है सजा हुई थी। उसमें जो सजा में नेहरू के बहनोई थे, अजीत सम करके थे, मराठी ब्राह्मण थे, और उनको सजा हुई थी आजीवन कारावास। उस केस को कैलाशनाथ काटजू ने लड़ा था, और मोतीलाल ने कैलाशनाथ काटजू को हायर किया था। और जब वो केस लड़े तो उनकी सजा कम हुई, 3 सबकी सजा 3 साल की हुई। 1.5 साल सजा काटने के साथ ही उनकी डेथ हो गई अजीत की। ये नेहरू के बहनोई थे। इस बात को आरएसएस नहीं कहेगी, इस बात को मोदी नहीं कहेंगे। एक साथ 3 पीढ़ियां जेल में रही है। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी जो नेहरू के पिताजी और माता जी, कमला नेहरू जो नेहरू के पिता पत्नी, नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, पंडित विजय लक्ष्मी, उनकी एक बहन और थी, उनके चाचा के लड़के थे। ये सारे परिवार 3 पीढ़ियां एक साथ आजादी की लड़ाई में रही और जेल रहे। नेहरू 9.5 साल जेल काटे हैं। नेहरू 9.5 साल जेल काटे हैं, जिनको जैसे आजादी की लड़ाई में एक नाखून तक नहीं कटाया। वो देशभक्ति का सबूत दे रहा है, देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट बांट रहा है। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मोदी और आरएसएस को शर्म आनी चाहिए, पूरी भाजपा को शर्म आनी चाहिए। किस देश को गुमराह किया जा रहा है? 144 लोगों का गुमराह किया। आज तक कर्जा माफ किया कभी किसानों का मोदी ने? अटल बिहारी वाजपेयी कभी कर्जा माफ किए? 2008 में कांग्रेस ने 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया। इन्होंने किसका कर्जा माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी ने कि 16 लाख करोड़ रुपया हमने राइट ऑफ किया है, जो एनपीए किया है हमने कारपोरेट का 25 लोगों का कर्जा माफ करेंगे। अडानी अंबानी का वोट किसान से लेंगे, वोट मजदूर से लेंगे, वोट गरीब से लेंगे। मणिपुर में महिलाओं के मामले नहीं बोले। दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ एक सरकार के नेतृत्व में, देखरेख में महिलाओं को नंगा किया जा रहा हो और वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी तो हजारों कैसे हुई हैं, और देश का प्रधानमंत्री बोलता ना हो और वो मुख्यमंत्री के खिलाफ आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। सैकड़ों लोग मारे गए, लोग बेघर हो गए, मणिपुर 2 हिस्से में बट गया। ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है। हाथरस जैसा कांड दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। उन्नाव जैसा कांड दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। कठुआ जैसा कांड दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये मोदी की सरकार में हुआ है। मोदी की सरकार में बिल्किस बानो के वो बलात्कारी छोड़े जाते हैं, जो लाल किले से बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा देने वाला आदमी, उसकी देख रेख में बिल्किस बानो के 13 अपराधियों के 11 अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और गृह मंत्रालय छोड़ देता है, जिसको सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये घटना दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। मोदी के नेतृत्व में
देश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं 54 मेंबर भी नहीं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो इतिहास है, इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। मोदी जी का कहना यह है कि कांग्रेस अगर आ जाती है तो आपका तमाम सारी चीजों को छीन लेगी, जमीन आप लोग को ले लेगी। तो क्या जमीन के मामले में ये देखा गया है कि कांग्रेस के जमाने में तमाम सारी जो ग्राम सभा की जमीनें रही हैं लोगों को आवंटित किया गया है, तो क्या इन्होंने मोदी जी भी अपने कार्यकाल में इस तरह का गरीबों को आवंटन वगैरह दिया है, इन्होंने किया है? मैं थोड़ा और उसको आगे चलता हूँ। जी 1947 में देश आजाद हो गया जी और 1949 में देश में जमींदारी उन्मूलन हो गया। जी अब इस देश में कोई जमींदार नहीं रह गया। जी। तो उसके बाद 1950 में सीलिंग एक्ट लग गया। जो सीलिंग एक्ट लाया गया या जमींदारी उन्मूलन हुआ, उस समय कौन से सरकार थी, किन की सरकार थी? कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस की सरकार। और जमींदारी जो थी वो अंग्रेजों की देन थी। जी हमने जमींदारी को खत्म किया, जी आम किसान बनाया सबको, जी कि सब तो किसान इस देश के अंदर है उसमें- और लैंड के मालिक हैं। तो उसमें जो है जो जमींदारी प्रथा वो खत्म जी। किया गया, जो सीलिंग लाया गया, तो गरीबों में बांटा तो गया। वो गरीबों के लिए, आम जन के लिए हाँ, बांटा गया। लाभ में रहा, आम जन के हित में रहा। आमजन के हित में रहा। हमारे गांव में उन दलितों के पास घर बनाने की जमीन नहीं थी, पिछड़ों के पास जमीन नहीं थी। जी आज के तारीख में जो पिछड़ों और दलितों ने घर बनाया है, जी तो उस आबादी में घर बनाया है जो सीलिंग एक्ट के तहत जमीन बांटी गई थी। आज उनका घर बना हुआ है। तो इस तरह से अगर इसलिए मैं कहा, दूसरी चीज देखिए आई, उसके बाद आगे बढ़िए। 1969 में इंदिरा गांधी ने जब हरित क्रांति का नारा दिया तो वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जी जिन बैंकों से कभी गरीबों को कर्जा नहीं मिलता था, जी किसान मजदूर कर्जा नहीं मिलता था, जी। किसान मजदूर बैंक नहीं जाते थे, जी उन किसान मजदूरों कर्जा के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और राष्ट्रीयकरण के बाद गरीबों को कर्जा मिलने लगा। मेरे गांव में पंपिंग से तो ट्रैक्टर आया, वो कर्ज उसी दे देन है कि बैंकों से कर्ज पर हमारे गांव में किसान एक बैंक ट्रैक्टर ले आए और मशीन ले आए और इसके हमारी खेती अच्छी हुई, हमको भोजन मिलने लगा। हम जिस धरती पर बैठे हैं, इस धरती पर उस दौर में गरीब जो है गोबर से अनाज निकाल के खाता था, जिसको गोबरहा बोला जाता था। गोबरहा बोला जाता था। यानी जो ये जानवर खाते थे और और वो जब गोबर करते थे हाँ, तो फिर उसको धुल करके खाते। लोग ये सब जान। और जो है गहमरी ने पार्लियामेंट में उस गोबर और अनाज ले जा करके रखा था जी और नेहरू के आंख में आंसू आया था। ये समझना जरूरी है। और फिर देश में भाखड़ा नंगल बांध जैसे सिंचाई के साधन बने, नहरें निकाली गई, इस देश में तमाम फैक्ट्रियां खोली गई, मजदूरी करने के लिए मजदूर भर्ती हुए, इस देश में रेल का विस्तार हुआ। रेल का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के जमाने में काफी बचेगा तो उसे किया गया था। एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस देश में पेट्रोलियम का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस देश में बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, इस देश में भेल कंपनी, तमाम कंपनियां बनाई गई, इस देश में आईएम और इसरो जैसे बनाए गए, इस देश में आईआईटी बनी जो गरीबों के बच्चे आईआईटी पढ़ सकते हैं। ये बैंकों से पैसा देकर मैंने कर्ज लेने का, स्टूडेंट्स का, ये कांग्रेस की योजना रही है। तो जो सरकार रही उन्हें काम किया। जिन इंस्टीट्यूशन में मोदी जी पढ़े होंगे वो तो पढ़े नहीं है, इंटायर पॉलिटिक्स से में है, हम उस पर सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री हो सकता है, ये कोई बहस नहीं है। लेकिन इंटायर पॉलिटिक्स में तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर भी जितनी देश के इंस्टीट्यूशन है, किसने सींचा उस इंस्टीट्यूशन को, कितनी यूनिवर्सिटी देश में जो खड़ी हुई किसने खड़ा किया, ये समझना होगा। जिस यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग पढ़े, जिन कॉलेजों में पढ़े, वो कांग्रेस ने बनाया। जिस इसरो में जो है चंद्रमा पर जाने का जो काम हो रहा है वो कांग्रेस ने बनाया। वो भाभा को याद करिए, भाभा को, अरविंद खुराना को, तो भाभा परमाणु प्लांट है, वो भाभा ने भाभा को अध्यक्ष बनाया गया था। और सारा भाई जो थे, नाम भूला, सारा भाई थे, वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वैज्ञानिक थे। नेहरू ने वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया ला करके। देश का बजट 400 करोड़ था, 425 करोड़ था पहला बजट जो नेहरू ने पेश किया। 40 लाख करोड़ का बजट मोदी पेश कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। और तमाम देश में काम किया, मजदूरों किसानों ने काम किया है। मजदूरों की ताकत से, किसानों की ताकत से देश का निर्माण हुआ है, जिसको मोदी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जब मोदी कहते हैं तो कांग्रेस को गाली नहीं देते हैं, हमको गाली देते हैं। जिन संस्थानों को हम लोगों ने सींचा है, जिन संस्थानों को देश के मजदूरों ने काम करके खड़ा किया है, उन मजदूरों को गाली दे रहे हैं।
उन किसानों को गाली दे रहे हैं जो किसान देश को अनाज दिया, इस जमीन सींच करके दिया, मेहनत करके दिया, गर्मी में मेहनत करके दिया, उनका गाली में देश में कुछ नहीं हुआ। अरे आपने 14 के बाद क्या किया? एक गिनती बता दीजिए। मोदी ने 14 के बाद अपनी किसी उपलब्धि को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस उपलब्धि पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मोदी ने जो घोषणा पत्र जारी किया 1947 का घोषणा पत्र 2047 घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने घोषणा पत्र इस 5 वर्ष के लिए एक भी घोषणा पत्र में कोई जगह उनकी नहीं है कि पंचवर्षीय योजना के तहत जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने काम किया, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने। और जब भी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी है, आप उठा के इतिहास देख लीजिए, किसानों मजदूरों के हित में पॉलिसियां बनी है। 2004 में जब सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी 65 MP कम्युनिस्ट पार्टी के थे। RTI जैसा कानून बना जो सबको सूचना का अधिकार में जानने का हक मिला। इस देश में RTI के साथ जो है राइट टू एजुकेशन बना, राइट टू जो है फूड बना इस देश के अंदर, मनरेगा जैसा कानून बना, इन गरीबों के हित का कानून बना। ये राइट टू फूड जो है 2013 में बना है। तो जैसे जो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं राइट टू फूड, हाँ, भोजन का अधिकार। हाँ, तो ये चीजें जब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे श्रोता होंगे, जो हमारे दर्शक होंगे कि वो बात अंग्रेजी नहीं समझ मैं पाएंगे, हिंदी बता दे रहा हूँ इसको। राइट टू फूड मतलब भोजन का अधिकार, मनरेगा मतलब 100 दिन की काम की गारंटी कि आपको 100 दिन काम मिलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन में पढ़ने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया कि इतने साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार का है, वो जिम्मेदारी सरकार लेती है। हमारे जो प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर डिग्री कॉलेज आज की तारीख में है, वो किसने बनाया है? क्यों, कौन मास्टरों को तनख्वाह देता है? आज इन्होंने क्या कर दिया कि पूरे एजुकेशन को, पूरी चिकित्सा को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। गरीब आदमी दवा नहीं करा सकता है, गरीब आदमी बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। आज इस यूनिवर्सिटी के बका बखान हो रहा है देश के प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उस अशोका यूनिवर्सिटी में BA करने की फीस 48 लाख रुपए है। गरीब के किसान का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। लवली यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, उसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। MIT में जिसकी फीस जो 40 लाख है, वो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज तक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है वो कांग्रेस की सरकार रही है, और उसमें तमाम मिलीजुली सरकारें रही हैं। और देश के किसानों मजदूरों ने इस देश को बनाया है, जिसको मोदी रोज गाली देते हैं मजदूरों किसानों को। मोदी ने उस लाल झंडे को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, जो लाल झंडा मजदूरों के खून में 1 मई 1886 को रंगा गया था शिकागो के अंदर। और मजदूरों के सारे कानून को जो 1948 में देश में एक्ट बना, लेबर एक्ट बना था, 2022 में कोरोना के अंदर मजदूरों के सारे कानून को समाप्त कर दिया मोदी ने, और मजदूरों ने को बधुआ मजदूर बना दिया। और मजदूर नहीं कह सकता कि 8 घंटे काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम हमको मिलना चाहिए, नहीं कह सकता है। आउटसोर्सिंग का लेबर बना दिया उनको, कोई अस्थायी नौकरी उनकी नहीं, मजदूरी नहीं छोड़ी उनकी, कहीं अस्थायी काम नहीं छोड़ा मोदी ने उनको। मोदी ने मजदूरों को उठल्ला बना दिया। वो कहते हैं कि हमारे देश हमारा परिवार है। मोदी का कोई परिवार नहीं है।